बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर वाले क्लास में आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, धारा संबंध। हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के लिए धारा का जो समीकरण है वो निम्न प्रकार होता है। आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये एमीटर पर, ये बेस पर और ये कलेक्टर पर धारा। तो और अल्फा और बीटा डीसी जो रिलेशन है वो हम जानते हैं, आई सी अपॉन आई ई और आई सी अपॉन आई बी के रूप में अल्फा बीटा संबंध होते हैं। इससे आई सी की वैल्यू निकाले तो अल्फा डी सी आई ई, आई सी की वैल्यू निकाले तो बीटा डी सी आई बी इक्वेशन हमें मिलती है। जो आई सी धारा है कलेक्टर पर वो दो कारणों से हमें मिलती है। कॉमन इमीटर विन्यास के अंतर्गत जो आईसी धारा है, आईसी बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल के कारण, और आईसीओ अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण। अब इसमें होल भी हो सकते हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक, और ट्रांजिस्टर पर डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रांजिस्टर हमने लिया है, पीएनपी लिया है या एनपीएन लिया है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 4 से हम वैल्यू रखते हैं। तो आई सी इज इक्वल टू एल्फा डी सी आई सी प्लस आई सी ओ। तो इक्वेशन नंबर 1 और 5 से हैं, यानी कि यहाँ से वैल्यू हम आई सी की रखते हैं। तो आई सी इज इक्वल टू एल्फा डी सी आई बीटा आई बी प्लस आई सी प्लस आई सी ओ। अब इसको ओपन करते हैं तो आई सी इज इक्वल टू एल्फा डी सी आई बी प्लस एल्फा डी सी आई सी प्लस आई सी ओ हमें मिलता है। आई सी माइनस आई सी के दोनों पदों को एक तरफ लेते हैं, आई सी को कॉमन लिया हमने और यहाँ से आई सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। तो एल्फा डी सी आई बी अपॉन 1 माइनस एल्फा डी सी आई सी ओ अपॉन 1 माइनस एल्फा डी सी के रूप में हमें यहाँ मिलती है। तो आई सी इज इक्वल टू ये पद कहलाता है आपके बीटा डी सी। ठीक है, तो बीटा डी सी हो गया, ये पूरा पद क्या हो गया आपके बीटा डी सी। तो बीटा डी सी आई बी प्लस आई सी ओ अपॉन 1 माइनस एल्फा डी सी। इस कॉमन इमीटर विन्यास में जो सर्किट डायग्राम होता है वो इस तरह से है। यहाँ हम आई बी को 0 कर रहे हैं, यानी कि जो आधार धारा है उसका मान कितना कर रहे हैं हम 0, ये इस तरह से, और ई और सी यहाँ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार यदि हम आधार धारा का जो टर्मिनल है उसे ओपन रखते हैं, खुला रखते हैं, तो आई बी का मान कितना होना चाहिए 0 होने से जो संग्राहक भाग है, कलेक्टर वाला भाग, वहाँ अल्पसंख्यक आवेशवाहक भाग जो है वहाँ से आधार भाग की ओर पार करके उत्सर्जक भाग में पहुँच जाते हैं, जिससे संग्राहक से उत्सर्जक की ओर एक उत्सर्जक क्षरण धारा, जिसे हम आईसीओ कहते हैं, उत्सर्जक क्षरण धारा प्रवाहित होती है, जिससे आईसीईओ से व्यक्त करते हैं हम। तो बीटा आई बी इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो आई सी इज इक्वल टू यहाँ बी आई बी इज इक्वल टू 0 1 माइनस सी ओ आई सी ओ 1 माइनस एल्फा डी सी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई सी ई ओ के बराबर होता है। तो आई सी इज इक्वल टू बीटा डी सी आई बी प्लस आई सी ई ओ। तो ये कहलाती है आपके धारा संबंध कहलाता है ये। अब हम बात करेंगे आगे उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, कॉमन कलेक्टर विन्यास की। जब ट्रांजिस्टर के संग्राहक को निवेशी और निर्गत परिपथों में उभयनिष्ठ कर दिया जाता है तो उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास प्राप्त होता है। तो ये इनके सर्किट डायग्राम होते हैं। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने लिया है और यहाँ पीएनपी ट्रांजिस्टर का उपयोग किया है, बाकी और वैसा का वैसा ही रहता है जैसा हमने कॉमन बेस, कॉमन इमीटर में देखा था।
ये नेक्स्ट टॉपिक के रूप में लेते हैं हम लोड लाइन की अवधारणा या लोड लाइन का प्रचलन बिंदु। ट्रांजिस्टर का उपयोग मुख्य रूप से जो है प्रवर्धक के रूप में किया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि उसके निर्गम परिपथ में एक प्रतिरोध को प्रयुक्त किया जाए, यानी कि जो निर्गत भाग है वहाँ हम एक लोड प्रतिरोध लगाते हैं और उसी को वहाँ हमने यहाँ एक प्रतिरोध के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो एक प्रतिरोध को प्रयुक्त किया जाए जिस पर निर्गत संकेत प्रदान होते हैं निर्गम परिपथ को। इस प्रतिरोध तो निर्गत में लगाए गए इस प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? लोड कहते हैं। यहीं पर आपको निर्गत वोल्टा संकेत मिलते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? लोड। लोड की उपस्थिति में ट्रांजिस्टर के निर्गत टर्मिनलों के मध्य वोल्टता नियत नहीं रहती, वरन निर्गत धारा पर निर्भर करती है, क्योंकि निर्गत धारा प्रवाह के कारण लोड पर वोल्टता पतन होता है। लोड की उपस्थिति में ट्रांजिस्टर के केवल स्थैतिक लाक्षणिक से परिपथ के व्यवहार की व्याख्या करना पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए स्थैतिक अभिलाक्षणिकों के साथ साथ लोड लाइन की सहायता लेना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हमें ये जो हमें फर्स्ट डायग्राम दिखाई दे रहा है NPN ट्रांजिस्टर, हमने यहाँ काम में लिया है कॉमन इमीटर के रूप में। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं हम कि निवेशी भाग ये रहा हमारा, ये निवेशी भाग है और ये RL रहा जिसे हम लोड कह रहे थे। तो ये तो लोड की उपस्थिति में हो गया यानी कि निवेशी संकेत की उपस्थिति में परिपथ। और दूसरा डायग्राम देखें तो यहाँ निवेशी संकेत अनुपस्थित है। तो निवेशी संकेत की स्थिति में, निवेशी संकेत की अनुपस्थिति में, तो हम डायग्राम बी का यूज़ कर रहे हैं। तो निवेशी संकेत की अनुपस्थिति में जो डायग्राम बी है उससे निर्गत परिपथ में किरचॉफ के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं। चूँकि इसमें धारा IC में धारा इस तरह प्रवाहित होती है और हम इस तरह से चलेंगे तो VCC और ये होगा माइनस में, क्योंकि धारा इधर प्रवाहित होगी तो हम उल्टा चल रहे हैं। तो VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRL ICRL। तो यहाँ से हम ICRL की वैल्यू निकालें तो माइनस VCE प्लस VCC के रूप में मिलती है, और IC की वैल्यू निकालें यानी कि कलेक्टर में प्रवाहित धारा, तो माइनस VCE अपॉन RL प्लस VCC अपॉन RL के रूप में हमें ये मिलती है। तो ये जो इक्वेशन हमें मिली है ये y बराबर mx प्लस c से हम इसकी तुलना कर सकते हैं, और ये एक सरल रेखा के समीकरण की तरह व्यवहार करती है। सरल रेखा का समीकरण कहलाता है। अतः जो कॉमन एमिटर विन्यास के अभिलाक्षणी वक्र होते हैं उनमें जो है एक सरल रेखा हमें मिलती है जिसकी प्रवणता 1/RL के रूप में रहती है। तो इस तरह से जो है ये लोड लाइन का जो डायग्राम है वो बताया गया है। तो इस तरफ हमने लिया है VCE यानी कि आउटपुट, और ये इस तरफ है IC का अक्ष y अक्ष, ये x अक्ष VCE को हो गया। अब यहाँ जो ये सीधी लाइन है ये व्यक्त करती है DC लोड लाइन को, और ये डॉटेड जो लाइन है ये कहलाती है AC लोड लाइन, और ये कहलाता है आपके एक्टिव रीजन। तो x अक्ष पर बात करें तो x अक्ष पर जब IC का मान x अक्ष पर क्या होता है? 0। तो हम धारा संबंध में वैल्यूज पुट करते हैं। तो IC इज इक्वल टू 0 पुट करने पर हमें
ये रिलेशन फाइंड आउट होता है कि VCC यहाँ करेक्ट करते हैं हम इसको, VCC इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, VCE के बराबर होता है। इसी तरह y अक्ष पर जो है VCE की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है क्योंकि ये x अक्ष पर है। तो IC अक्ष पर VCE की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहाँ से IC बराबर हमें कितना मिलता है, VCC अपॉन RL के रूप में। अब इससे क्या क्या तथ्य निकलते हैं उसे पढ़ते हैं, हम स्टडी करते हैं। तो कॉमन इमिटर विन्यास के निर्गत अभिलाक्षणीय वक्रों को VCE अक्ष पर VCC बिंदु तथा IC अक्ष पर VCC अपॉन RL बिंदु पर काटने वाली रेखा को हम एक सरल रेखा के रूप में देखते हैं, जिसकी प्रवणता -1 अपॉन RL होती है, लोड लाइन कहलाती है। निवेशी संकेत की उपस्थिति में लोड लाइन AC लोड लाइन, जबकि निवेशी संकेत की अनुपस्थिति में लोड लाइन कैसी कहलाती है, DC लोड लाइन कहलाती है। यदि निवेशी संकेत उपस्थित है तो AC लोड लाइन, निवेशी संकेत अनुपस्थित है तो उसे DC लोड लाइन कहते हैं। निर्गत अभिलाक्षणीय वक्रों को लोड लाइन जिन बिंदुओं पर काटती है सक्रिय क्षेत्र में, उन बिंदुओं को प्रचालन बिंदु कहते हैं। और डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रचालन बिंदु। तो जो प्रचालन बिंदु होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो ये हमने एक लोड लाइन ली थी। तो यहाँ जो Q1 ये जहाँ जिन बिंदु वक्रों को जहाँ काट रही है वो कहलाते हैं आपके प्रचालन बिंदु। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ये प्रचालन बिंदु कहलाते हैं। निवेशी संकेत की अनुपस्थिति में प्रचालन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, शांत बिंदु कहते हैं। यदि निवेशी संकेत अनुपस्थित है तो उसे हम उस स्थिति में प्रचालन बिंदुओं को शांत बिंदु कहते हैं, तथा निवेशी संकेत की उपस्थिति में इन्हीं बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, प्रचालन बिंदु कहते हैं। और यहीं से जो है प्रचालन प्रारंभ होता है जब निवेशी उपस्थित हो। अब बात करते हैं हम H प्राचल तुल्य परिपथ की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है H प्राचल तुल्य परिपथ। यहाँ से ही जो है प्रवर्धक के तुल्य परिपथ बनते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ट्रांजिस्टर एक त्रि-टर्मिनल युक्ति होती है। यदि इसका एक टर्मिनल निवेशी तथा निर्गत परिपथों में उभयनिष्ठ रहे तो यह चतुर टर्मिनल जाल की भांति व्यवहार करता है। हम जानते हैं कि H प्राचल के जो समीकरण होते हैं वो निम्न प्रकार होते हैं। हमने H प्राचल यूनिट फर्स्ट में फाइंड आउट किए थे। तो उनके जो समीकरण है H प्राचल समीकरण वो इस तरह से रहते हैं, V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2, I2 बराबर H21 I1 प्लस H22 V2 के रूप में रहते हैं। अब यदि हम H11 की वैल्यू फाइंड आउट करें, इसे HI भी कहते हैं, ये HF होता है, ये HR होता है, ये HR होता है, ये HF होता है और ये HO के रूप में होता है। तो HI बराबर हम फाइंड आउट करते हैं H11 ही HI होता है। तो ये इस कंडीशन में V2 को 0 रखते हैं तो H11 बराबर V1 अपॉन I1 हमें फाइंड आउट होता है। तो इस भाग को कहते हैं हम निवेशी प्रतिबाधा। HR को फाइंड आउट करते हैं, यानी HR यानी कि H12 इज इक्वल टू I1 यहाँ 0 रहेगा, उस कंडीशन में V1 अपॉन V2 आपको मिलता है। इसे कहते हैं हम, R का मतलब रिवर्स का मतलब पश्च, तो इसे कहते हैं हम पश्च वोल्टता लाभ। फिर हम फाइंड आउट करते हैं HF का मतलब H21। तो इस स्थिति में V2 बराबर 0 हो गया तो H21 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। और इसे कहते हैं हम, F का मतलब फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड का मतलब अग्र, तो ये कहलाता है आपके अग्रधारा लाभ। HO को फाइंड आउट करते हैं यानी कि आउटपुट। तो H22 इज इक्वल टू, यानी कि इस कंडीशन में I1 0 रहेगा तो H22 इज इक्वल टू I2 अपॉन V2, हमें V1 I2 अपॉन V2 यहाँ करते हैं I2 अपॉन V2।
तो यहाँ ये कहलाता है आपके निर्गत प्रवेश्यता। तो उपरोक्त एच प्राचल के पदों में चतुर टर्मिनल जाल का एच प्राचल तुल्य परिपथ चित्र जो है निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। हम देखेंगे कि एच प्राचल के पदों में चतुर टर्मिनल जाल का एच प्राचल परिपथ किस तरह से व्यक्त किया जाता है। तो एच प्राचल परिपथ का तुल्य परिपथ इस तरह से होगा। तो ये तो होगा आपके एच आई, ये एच आर V2 और ये कहलाता है आपके धारा का पद, तो HF I1 और ये HO और ये I2 इस तरह से। उभयनिष्ठ आधार विन्यास का अब हम पढ़ेंगे उभयनिष्ठ आधार विन्यास का एच प्राचल तुल्य परिपथ। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं NPN ट्रांजिस्टर हमने लिया है और यहाँ एमीटर में IE धारा, यहाँ VBE दोनों संधियों के बीच E और B संधियों के बीच वोल्टता VEB है। B से निकलने वाली धारा IB, IC में प्रवेश करने वाली धारा IC और जो CB संधि है उस पर वोल्टता VCB के रूप में है। अब ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस विन्यास के लिए जो है हम एच प्राचल पर सर्किट बनाएंगे। तो यहाँ V1 जो है VEB के रूप में ले रहे हैं हम, V1 को VEB के रूप में, और I1 जो है IE होगा, V2 VCB होगा और I2 क्या होगा IC। और जहाँ हम HI HR HF HO ले रहे थे, अब चूंकि कॉमन बेस ले रहे हैं तो बेस का जो है B हमने संकेत इनके साथ जोड़ दिया है ताकि समझने में आसानी बनी रहे। तो ये जो है इनसे समीकरण बनाते हैं हम, वैल्यूज पुट करी हमने इक्वेशंस में, तो ये इक्वेशंस मिलेगी और इसका एच प्राचल परिपथ इस तरह से बनेगा। HRB VCB का पद ये होता है निवेशी वोल्टता और HFB IE का पद ये यहाँ होता है, ये धारा, और जो प्रतिरोध है प्रतिबाधा है HIB वो ये होती है और जो HOB लोड प्रतिरोध है वो यहाँ होता है और ये E संधि, ये B संधि और ये C संधि होती है। इस तरह से जो है एच प्राचल परिपथ चित्र जो है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का बनाया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो टाइम लेकर के पूछ सकता है, कॉलेज आकर के पूछ सकता है और नोट्स प्रिपेयर करते रहें। नेक्स्ट कुछ दिनों की क्लास मेरी ऑफ रहेगी 13 तारीख तक। नेक्स्ट जो टॉपिक डलेगा वो 14 तारीख को डलेगा। थैंक यू।